हेलो क्लास 12। बेटे आज मैं आपको आपका गद्यांश भाग का दूसरा वाला चैप्टर जिसका नाम है बाजार दर्शन उसे समझा रही हूँ। तो इसको सबसे पहले बता दूँ कि ये निबंध है जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ है। ठीक, तो इस निबंध के माध्यम से कवि आपको क्या शिक्षा, लेखक आपको क्या शिक्षा देते हैं और क्या कहना चाहते हैं ये बताती हूँ। सर्वप्रथम पहले आप ये जान लीजिए कि इस पूरे निबंध में लेखक जो है वो बाजार के बारे में, ठीक है, बाजार की उपयोगिता, बाजार का सदुपयोग, बाजार का दुरुपयोग या बाजार का सूक्ष्म चिंतन बाजार के बारे में, उसके बारे में अपना विचार, अपना भाव प्रकट करता है। तो यानी एक तरफ से तो लेखक कहता है कि बाजार जो है वो आवश्यकता की पूर्ति का साधन है, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और दूसरी ओर क्या कहता है, दूसरी ओर बाजार ही जो है वो क्या करता है, शोषण करता है, मनुष्य का शोषण करता है। और मनुष्य में क्या करता है, दिखावे का भाव रहता है, यानी शोथीन जिसे कहते हैं, मनुष्य के अंदर शोधीन का भाव पैदा करता है और मनुष्य के अहम की पूर्ति करता है। उसके अंदर जो अहंकार होता है उस अहंकार को भी जगाता है बाजार। कई दृष्टिकोणों से बाजार जो है लेखक के अनुसार वो क्या है, मनुष्य के लिए नुकसानदायक भी है। अब एक अपने मित्र की बात करते हैं लेखक कि एक बार उनके मित्र बाजार गए तो वहां से एक ऐसा बंडल खरीद लाए जो कि बिल्कुल फालतू का था, वो उसका कोई मतलब नहीं था उसका, तो केवल उन्होंने अपने पैसे की गर्मी दिखाने के लिए तो उस पैकेट को खरीद लिया था। तो तब लेखक कहते हैं कि पैसा जो है वो यहाँ पर पावर की दिखाया उन्होंने, पैसा को बोलता है लेखक पावर है, जो क्या करता है उसकी पावर कैसी है, जो कि अपनी ओर किसको खींचता है, बंगला, कोठी, कार वालों को इकट्ठा करता है और उनसे अपने यहाँ की फालतू चीजें खरीदवाता है, जिसके कारण उनका क्या होता है, अहंकार तुष्ट होता है। जो उनका अहम भाव है, जो उनके अंदर गर्व की भावना है, वो भावना संतुष्ट होती है। एक और फिर लेखक दूसरी बात करते हैं कि बाजार जो है वो आकर्षण है, आकर्षण मीन्स चुंबक की तरह खींचता है अपनी ओर। कैसे कि वह ऐसे सजा होता है कि हर आदमी उसमें फंसी जाता है, ऐसे सजाया जाता है बाजार को कि वह आग्रह करता है कि आओ मुझे खरीदो, चाहे वो उसकी चीज उपयोग की हो या न हो। ठीक है, तो इस तरह से बाजार में इस आकर्षण को देखकर जो भी व्यक्ति आकर्षित होता है वो क्या होता है, शोषण का शिकार होता है। और एक मित्र का और अनुभव बताते हैं कि एक मित्र उनके ऐसे हैं जो कि बाजार तो जाते हैं लेकिन क्या करते हैं, खाली हाथ वापस आते हैं। कि उनके दिमाग क्यों आते हैं खाली हाथ, वो कहते हैं कि अगर मैं एक चीज खरीदता हूँ तो इसका मतलब बाकी चीजों को छोड़ देना है, और बाकी चीज खरीदता हूँ तो इतना मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से बाजार उनको क्या करता है, पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर पाता। और फिर उसके बाद अगले उसमें लेखक कहते हैं कि बाजार एक जादू के रूप में होता है जो किन पर असर करता है, जिनका मन खाली होता है। अब देखिए लेखक इसके माध्यम से क्या कह रहा है, जो व्यक्ति बिजी होता है वह बाजार में घूमता ही नहीं, तो बाजार उसके ऊपर उसका पर अपना जादू कैसे प्रकट करेगा, अपना जादू कैसे करेगा, हो ही नहीं सकता। जिसका मन खाली होगा बाजार का जादू भी उसी के ऊपर चलता है। क्यों, क्योंकि वो सोचता है ये भी खरीद लिया जाए, वो भी खरीद लिया जाए, ये भी खरीद लिया जाए। और जो चीजें खरीद लिया जाए सोच के वो सोचता है कि शायद मेरे को आराम पहुंचाएंगी, लेकिन वही चीज उसके लिए क्या करती हैं, आराम पहुंचाने के बजाय उसके आराम में खलल डाल देती हैं, उसको टेंस कर देती हैं। उसके अभिमान तो थोड़ी देर तक उसका शांत होता है, लेकिन क्या होता है कि वह उसके बाजार से घर आने के बाद वह चीजें क्या होती, बाजार तो उसकी उन चीजों को, फालतू चीजों को खरीद के कृतार्थ हो गया, खरीदवा के, लेकिन वह चीजें क्या होगी, उसके आराम में खलल डालने वाली होगी। अब देखिए एक जगह आपके लेखक क्या कहते हैं कि खाली मन और बंद मन का, खाली मन तो यह है कि जिसका कोई काम नहीं, वो खाली मन है, जिसके मन में और कोई काम धाम नहीं है। और बंद मन क्या है, बंद मन से लेखक का आशय है कि मन का शून्य हो जाना, जो कि एक सांसारिक व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है।
शून्य मन मीन्स संसार में से सब चीजों से निष्प्रह हो जाना, ईश्वरी हो सकता है शून्य मन का। तो ऐसा तो है ही नहीं कि मन में तो इच्छाएं उठेंगी भी, और इच्छाओं का विरोध भी करना झूठ है। ऐसा लेखक मानते हैं कि उन्हें उनकी इच्छाओं का विरोध जो मन में उठती है उसे नहीं उसका हम विरोध नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसकी पूरी पूरी बात मान भी लेते हैं तो वह लोभ होता है हमारा। और अगर उसे हम बलात् बंद कर देते हैं तो क्या होता है, अगर हम उसे जब बलपूर्वक उस लोभ को, उस बात को नहीं मानते मन की, तो वो हठ योग हो जाता है। ठीक। और इस तरह वास्तव में मन की बात को मानो, मन जो कह रहा है उसकी बात को समझो, उसकी बात को मानो। लेकिन क्या करो बल कि जो चीज सही है, मन की बात को मानते, इतना भी ज्यादा मत मानो कि सब कुछ खरीदो और बाद में पछताओ। मन की बात को मानते हुए और अपने जेब को देखते हुए, ठीक है, अपने बाजार को सार्थक रूप दो। ठीक। अब एक जगह लेखक एक चूरन वाले भगत जी का किस्सा बताते हैं कि उनके वहां पर एक चूरन वाले हैं जो कि चूरन बेचने का काम करते हैं, और 6 आने में, यानी कि उनका चूरन जो है 6 आने की अगर कमाई पूरा कर, क्योंकि उनकी 6 आने, उस समय 6 आना मीन्स लगभग 36 पैसा। तो उस समय इतने पैसे में एक आदमी की अच्छी रसी गुजर बसर हो जाती होगी, जिस समय ये निबंध लिखा गया। तो चूरन वाला अगर 36 पैसे की कमाई कर लेता है, 36 पैसे की कमाई उसकी हो जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने चूरन को बच्चों को बांट देते हैं। उसके बाद उनकी वो निष्प्रह हैं, उनमें अपरिग्रहता है, मीन्स उनके मन में चाह नहीं है पैसा इकट्ठा करने की, उनकी चाह उतनी है जितनी उसकी जरूरत है। तो भगत जी जो चूरन वाले हैं उनको लेखक कहते हैं कि वो सबसे निष्प्रह है। वो बाजार जाते हैं, शाम को पूरी बाजार में घूमते हैं और खुली आंख से घूमते हैं, ऐसा भी नहीं कि बंद आंख से घूमेंगे। तो शाम को जाएंगे और जाते हुए सारे उसमें पूरे बाजार में घूमने के बाद वो केवल कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर कि उनकी जरूरत की चीज मिलती है, यानी कि जहाँ पर से उन्हें जीरा वगैरह उस चूरन में डालने के लिए जो जो उन्हें खरीदने हैं, पंसारी की दुकान में जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, अपना सामान खरीदा और पूरे बाजार में घूमकर सीधे वापस आते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि उनके मन में गर्व भी जागृत नहीं होता, और चूरन बनाने के कारण वो स्वस्थ भी रहते हैं, और संतोष की भावना होने के कारण उनमें क्या होता है, उनके अंदर भाव भी जागृत नहीं होते। अब एक जगह लेखक कहते हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति बड़ी दारुण है। पैसे की भी व्यंग्य, एक जगह उस पर व्यंग्य शक्ति भी कहते हैं पैसे को। कैसे, अगर हमारे आगे से कोई अच्छी सी मोटर निकल जाए तो मन में क्या भाव जगाता है बल वो, कि काश मैंने भी ऐसे घर में जन्म लिया होता, कि मेरे पास भी ऐसी मोटर होती। ये व्यंग्यात्मक शक्ति है उसकी। हर व्यक्ति के मन में उस मोटर को देखकर ऐसी अपने माँ बापों से विरोध करने की चाह दमक उठती है। इसलिए कवि कहता है कि ये उस पैसे की व्यंग्य शक्ति है। तो उस पैसे के आगे कोई भी अजय नहीं है, ये लेखक का मानना है। और क्या करती है, वो संचय की तृष्णा को जगाती है। संचय मीन्स एकत्र करने की तृष्णा को। जैसे हमारे पास 100 रुपए हैं तो हम सोचेंगे 200 कैसे हो, 200 होंगे तो 500 कैसे हो, 500 होंगे तो 1000 कैसे हो। ये संचय की तृष्णा है। तो इसी चीज को कौन जगाता है, बाजार जगाता है। तो भगत जी के बारे में भी अभी मैंने आपको बताया। अब अंत में लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता क्या है, आखिर सार्थक बाजार हम किसे कहेंगे। लेखक ये भी समझाते हैं, कहते हैं सार्थक बाजार वह है जो कि मनुष्य की परचेजिंग पावर को नहीं देखता, बल्कि क्या करता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की चीजों को पूर्ति करता है और सही दाम पर पूर्ति करता है। वो बाजार सार्थक है। जो बाजार मनुष्य को लुभाता नहीं है, जो बाजार मनुष्य में छल कपट की भावना, क्योंकि अगर बाजार लुभाएगा और पैसे की व्यंग्य शक्ति होगी, परचेजिंग पावर होगी, तो क्या होगा, कपट को बढ़ावा मिलेगा। कपट को कैसे बढ़ावा मिलेगा, कि आपको जो चीज कम दामों की महंगी है वो अधिक दामों में खरीद कर आपके अहम को वो करेगी, जिससे अहम को की पूर्ति करेगी, जिससे क्या होगा, आपके मन में कपट बढ़ेगा, बाजार में शोषण बढ़ेगा, और वो ग्राहक और बेचक की स्थिति में नहीं होगा, न दुकानदार बेचक की स्थिति में होगा, न ग्राहक ग्राहक की जगह होगा, बल्कि क्या होगा, दूसरे दोनों ही एक दूसरे को ठगने की ताकत में होते हैं। और ऐसे बाजार को लेखक शोषण का बाजार कहता है। ऐसे बाजार को लेखक कपट सफल होने का बाजार कहता है। और ऐसे बाजार को लेखक क्या कहता है,
कि ऐसे बाजार में निष्कपट जो है वो हमेशा मारा जाता है। तो इसीलिए मानवता के लिए ये विडंबना है कि जो बाजार पोषण करता है, पोषण मीन्स मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो वो क्या है, ऐसा बाजार जो है वो क्या है, अर्थशास्त्र की तरह क्या है, सही बाजार है। और जो नहीं करता वो क्या है, अर्थशास्त्र की का उसमें औंधा है, मायावी है, अनीति शास्त्र है। तो बेटे ये तो आपका ये जो है चैप्टर, ये इस चैप्टर के अंतर्गत है क्या, ये बताया। अब आप ये देखिए कि इस चैप्टर में जो आपके इम्पोर्टेंट पैसेज हैं, जिनके आधार पर अधिकांश बोर्ड में आता है कि इनके आधार पर आप प्रश्न उत्तर बनाइए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पैराज हैं, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, उनके बारे में मैं आपको अब बताती हूँ आगे। पहला पैरा है आपका है, बाजार में एक जादू है, यह जादू आंख की तरह काम करता है, यह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। अब देखिए ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का पैरा जकड़ नहीं होगी, ये पैरा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें प्रश्न क्या आते हैं कि बाजार के जादू का क्या आशय है। इसका आशय क्या है कि बाजार में मिलने वाली तरह तरह की चीज़ें जो भड़कावनी होती हैं, लुभावनी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो लोगों को क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और ऐसी भड़कीली चीज़ें जो होती हैं वो आकर्षित करने से लोगों के मन में ये भाव जागृत करती हैं कि सारी चीज़ें बटोर ली जाएं। इसे बाजार का जादू कहा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बाजार का जादू किस पर सबसे अधिक चलता है। किस पर सबसे अधिक चलता है? जिसका मन खाली होता है और जेब भरी हुई होती है, यानी कि जेब में पैसा होता है और मन खाली होता है, उनके ऊपर बाजार का जादू ज़्यादा चलता है। फिर है, मन खाली होने का क्या अर्थ है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब है कि मन में भटकाव होना, मन में स्थिरता न होना, मन का दिशाहीन होना, ये जो है ये क्या है, बाजार को बढ़ाता है। ठीक है, मन में किसी चीज़ की इच्छा न होने के कारण इधर उधर मंडराना, इधर उधर घूमना, बेकार घूमना, ये क्या करता है, बाजार को और भड़का देता है, बाजार को भड़काता है। और इसके कारण क्या होता है, मनुष्य खाली मन होने के कारण बेकार की चीज़ों को खरीदता है और शोषण का शिकार बनता है। फैंसी चीज़ों के बारे में लेखक की क्या टिप्पणी है। इसका मतलब है, ये क्वेश्चन और बनता है, फैंसी चीज़ों के बारे में लेखक क्या कहना चाहता है या क्या टिप्पणी है। तो इसका मतलब ये है कि फैंसी चीज़ों का मतलब है लेखक के अनुसार कि बाजार की लुभावनी चीज़ें। ठीक है, फैंसी चीज़ों से मतलब है कि बाजार में आराम बढ़ाने की बजाय, जो चीज़ें बाजार में आराम बढ़ाने के बजाय आराम में खलल डालती हैं और दिखने में आकर्षित करती हैं, आकर्षण करती हैं, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करती है, लेने को मजबूर करती है, लेकिन आराम में खलल डालती है, उन्हें लेखक ने कहा फैंसी चीज़। ठीक है, स्वाभिमान को सेक मिलने और अभिमान की गिल्टी की खुराक, ये दो चीज़ें यहाँ पर, स्वाभिमान को सेक मिलना और गिल्टी की खुराक मिलना, इसका क्या मतलब है, इन दोनों चीज़ों का एक प्रश्न इसमें और बन रहा है। तो इनका मतलब है, स्वाभिमान को सेक मिलने का मतलब है गर्व की अनुभूति में वृद्धि होना, जो प्राउड है वो प्राउड का और बढ़ जाना, स्वाभिमान को सेक मिलना है। ठीक है, और अभिमान की गिल्टी को खुराक मिलना, जो यहाँ पर है, अभिमान की गिल्टी को खुराक मिलना, इसका मतलब क्या है, अभिमान की गिल्टी को खुराक मिलने का मतलब है घमंड का और अधिक बढ़ जाना। ठीक, इसके अलावा लास्ट में उसने कहा, लेखक ने, कि रेशम के स्पर्श से मुलायम के कारण क्या वह जकड़ कम होगी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, रेशम की डोरी की जकड़ किसे कहा। इसका मतलब है, रेशम की डोरी का मतलब है कि जो लुभावनी चीज़ें हैं, जो आरामदायक दिखने वाली चीज़ें हैं लेकिन आरामदायक नहीं हैं, उन्हें उसने लेखक ने रेशम की डोरी कहा। और ये चीज़ें क्या हैं, कोमल, सुंदर, दिखने में मनोरम मनोहर लगती हैं, लेकिन जब मनुष्य इन्हें ले जाता है घर में तो ये क्या करती है, मनुष्य के आराम में खलल डालती हैं और इस आकर्षण शक्ति में पड़कर मनुष्य अपनी मन की शांति को खो बैठता है। इसलिए लेखक ने इसे रेशम की डोरी कहा। ठीक है, इसे रेशम की डोरी की जकड़ लेखक ने इसलिए कहा। ठीक, एक पैराग्राफ तो ये आपका ये हो गया। दूसरा पैराग्राफ आपका है, दूसरा पैरा है आपका यहाँ से लास्ट वाला। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है क्या वह चाहता है और वह
और जो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, वे अपने परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो बाजार का लाभ उठा सकते हैं और न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट की बढ़ती अर्थ कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर सद्भाव की घटी। इस सद्भाव से के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं। अब देखिए, इसमें प्रश्न बनता है, बाजार की सार्थकता का क्या आशय है। जो बाजार की सार्थकता शुरू में कहा यहाँ पर, तो इससे इसका मतलब है बाजार की सार्थकता का क्या आशय है। बाजार की सार्थकता का इसका आशय है कि बाजार तभी सार्थक मानता है लेखक जब वह आवश्यकता का सामान उपलब्ध करा दे। ठीक है, और जो विपरीत चीजें हैं, गैर जरूरी चीजें हैं, वो मन में इच्छाओं को न भड़काए न जागृत करे। अगर जागृत करता है तो ऐसा बाजार निरर्थक है। ठीक, दूसरा प्रश्न आपका बनता है, बाजारूपन को कौन लोग बढ़ाते हैं। कौन लोग बढ़ाते हैं बाजारूपन को। जो धन का के बल पर ताकत के बल पर या धन के बल पर, क्रय शक्ति के बल पर बाजार में कपट को बढ़ावा देते हैं, शोषण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बाजारूपन को बढ़ाते हैं। ठीक, अंधी होड़ा होड़ी करते हैं और जरूरत की चीजें न खरीद कर झूठी शान दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं और शोषण को बढ़ावा देते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक और बनता है आपका, कि धन की शक्ति बाजार पर क्या प्रभाव डालती है। धन की शक्ति क्या प्रभाव डालती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, फैंसी चीज़ों को खरीदते हैं, अपने शान का डंका पीटते हैं और बाजार में शोषण और कपट को जन्म देते हैं। और तब बाजार में जो कस्टमर होता है और जो बेचने वाला होता है, इन दोनों के बीच में शोषक और शोषित का संबंध रह जाता है, बल्कि बेचक और ग्राहक का संबंध खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे को ठगने की होड़ में लग जाता है और इसके कारण बाजार में क्या होता है, भ्रष्ट भावना जागृत होती है, करप्शन की भावना जागृत होती है। ठीक, ये क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, बाजार में सद्भाव क्यों घटता है। बाजार में सद्भाव घटने का क्या कारण है। क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति न करना। ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति न करनी होगी तो क्या होगा, जब आवश्यकता की पूर्ति होगी तो सद्भाव बना रहेगा, ग्राहक दोबारा भी जाएगा। अगर सद्भावना तभी तक बनी रहेगी, नहीं तो क्या होगा, जब गैर जरूरी चीज़ों को खरीदेगा, घर में जाकर वह चीज़ें उसे बेकार लगेंगी तो अपने आप ही उनके मन में दुर्भावना पैदा होगी, और जहाँ दुर्भावना पैदा होगी तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ सद्भाव अपने आप ही घट गया। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है, लेखक किस अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहता है। किसे कहता है, जो ऐसा अर्थशास्त्र जो बाजार में बाजारूपन को, छल कपट को, लोभ लालच को बढ़ाता है, ऐसा बाजार क्या है, अनीति शास्त्र का बाजार है। ठीक, उसके बाद बाजार में शोषण कब होता है या क्यों होता है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, जब व्यंग्य शक्ति बढ़ती है पैसे की, कपट बढ़ता है, दुर्भाव बढ़ता है और दुकानदार और बेचक और ग्राहक आपस में एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, तो क्या होता है, इससे शोषण होने लगता है। फिर एक प्रश्न है, लेखक ने किस बाजार को मानवता विरोधी कहा। किस बाजार को मानवता विरोधी कहा, जो सीधे सरल शब्दों में लोगों को ठगता है। निष्कपट लोग कपट का शिकार बन जाते हैं, ऐसे ही बाजार को लेखक ने क्या कहा, मानवता विरोधी कहा। तो ये प्रश्न आपके इसमें बने, तो समझ में आ गया होगा ये पाठ आपको। उसके बाद इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसमें यही है, बाजार की जादू चढ़ने और उतरने का लेखक का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, लेखक के अनुसार क्या असर पड़ता है। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो आकर्षक चीज़ों की वश में हो जाता है मनुष्य और लालच में आकर गैर जरूरी चीज़ों को खरीदता है, और जब जादू उतरता है तो तब उसे लगता है ये चीज़ें मैंने जो खरीदी हैं ये मेरे आराम को बढ़ाने वाली नहीं, बल्कि मेरे आराम में व्यवधान उत्पन्न करने वाली है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू भर कर आता है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है, और इससे समाज में शांति स्थापित होने में क्या ये मददगार हो सकता है। बिल्कुल सही है। भगत जी जो है वो चौक बाजार में जाते हैं और आंखें खोलकर जाते हैं
उनका और खोए खोए भी नहीं रहते हैं, बाजार में सब देखते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ को भी देखते हैं, उनके मन में किसी के प्रति अप्रीति का भाव भी नहीं आता है, लेकिन अपने उनके मन में संतुष्टता है। वो सभी स्टोरों पर रुकते भी नहीं हैं, ठीक है। और उनको जीरा जीरा और काला नमक जहाँ से खरीदना होता है पंसारी की दुकान से खरीदते हैं और उसके बाद घूम के सीधे घर आ जाते हैं। और यही बाजार जो है वो क्या करता है, न तो लोभ बढ़ा रहा, न लालच बढ़ा रहा, न चीज़ें खरीदवा रहा। तो ये कैसा बाजार है? शांति प्रदान करने वाला बाजार है, अशांति को समाप्त करने वाला बाजार है, असंतोष को नहीं जागृत करने वाला समाज है। ऐसा ही समाज जो है, ये जो है समाज को आगे बढ़ाने में और बाजार को सार्थकता देने में मददगार होता है, ठीक। और उसके अलावा अब जो और इम्पोर्टेंट इसके लिए हैं कुछ और प्रश्न इस पाठ के आधार पर जो इम्पोर्टेंट हैं, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से पाठ के पाठ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रश्न एक है, देखिए मैं बताते जा रही हूँ कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इससे लेखक का क्या अभिप्राय है? क्या मतलब है इसका अभिप्राय? कि बाजार में जाते समय कोई निश्चित वस्तु का लक्ष्य होना चाहिए। मन खाली नहीं होने का मतलब है कि मन में जो भी आप बाजार में जा रहे हो खरीदने के लिए एक लक्ष्य अगर लेके चलेंगे तो उससे क्या होगा, आप जो लक्ष्य है उसी की चीज़ों को लेके आएंगे और उसके अलावा विशेष चीज़ों की ओर को आपका ध्यान जाएगा ही नहीं कि ये भी बटोर लिया जाए वो भी बटोर लिया जाए, ठीक। तो इस प्रकार की बाजार में क्या होगा, जो रूप जाल में फंसा भी नहीं जाएगा, न व्यंग्य शक्ति पैदा होगी, न कोई लोभ लालच पैदा होगा, न शोषण बढ़ेगा, ठीक। और भी प्रश्न ऐसे हैं जो इस पाठ के आधार पर इम्पोर्टेंट भी हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कुछ प्रश्न आपको समझा दिए हैं और आशा है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बोर्ड के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो बेटे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।